हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। पहले प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है वो समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। देखिए बच्चों, प्रिज्म हम एक जैसे ग्लास स्लैब था ना रेक्टेंगुलर टाइप का, वैसे ही क्यूबॉइड टाइप का था, वैसे ही जो प्रिज्म है वो ट्रायंगुलर शेप में है। अब आप बोलोगे कि सर ट्रायंगुलर शेप में तो फिर कैसे होता है, उसका अगर हम 2 या फिर 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इधर से ऐसा और ये वाला पीछे से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा और ये और फिर ये और ये पीछे से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा प्रिज्म दिखेगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो हम थोड़ा ये 3 डायमेंशन में देख के समझते हैं। ये हमारा जो है इंक का कवर है, मैंने इसको काटा हुआ है और मतलब काट के मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे प्रिज्म बना के रखा हुआ है। अभी अब मैं जब आपको ये सामने वाला चीज दिखाता हूं तो ये सामने से आपको क्या दिखता है, ट्रायंगल दिखता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये 3 रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है। पहला तो रेक्टेंगल तो ये, दूसरा रेक्टेंगल नीचे वाला और तीसरा ये साइड वाला। तो अब इन तीनों को मिला के क्या बनता है, ये एक साइड बनता है या फिर एक ट्रायंगल बनता है और वही हमें एग्जाम या डायग्राम में दिखाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखो बच्चों, जब ये एक एंगल पे है, मतलब ये एक प्लेन कुछ इंक्लाइंड होके है, अब जो लाइट गिरता है ना बच्चों वो इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे गिरता है। इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे गिरने के बाद फिर वो रिफ्रैक्ट होता है, फिर यहां से बाहर निकलता है। तो हमें जो डायग्राम हम जो डायग्राम बना के इसमें सीखेंगे वो आपको इस शेप का मिलेगा। मतलब सामने से आपको ये देखने को मिलता है ना, तो इसी में हम प्रिज्म करके समझेंगे। और ये जो प्रिज्म, ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है आपका, जो प्रिज्म का सामने वाला पार्ट, जो आप सामने से ऐसे करके जो देखोगे वो वाला पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है या फिर ये वाला जो एंगल है, हम इसको बोल देते हैं ए या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बोल देते हैं। ठीक है। अब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन पे जाने से पहले हमें ये एक कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि इसमें जो प्रिज्म में जो लाइट हम यूज करेंगे वो हमारा होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों, उसको भी समझेंगे। और अगर हम व्हाइट लाइट को यूज करते हैं तो हमें क्या दिक्कत हो जाती है या क्या प्रॉब्लम होगी वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो पहला चीज क्या है, इसमें हम जो लाइट यूज करेंगे, जो लाइट यूज होगा, लाइट इज मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। अब ये मोनोक्रोमेटिक होता क्या है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब जैसे व्हाइट लाइट, आपको हमें पता है व्हाइट लाइट जो होता है या जो सूरज से जो हमें लाइट मिलती है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ होता है, विवग्योर। लेकिन जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, वो एक सिंगल कलर है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो आपका वायलेट हो, विवग्योर हो, इंडिगो हो, ग्रीन हो, जो भी हो, हम वो एक ही कलर को या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही लेके यूज करेंगे, लेके रिफ्रैक्शन देखेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है इसका हमें बारीकी से समझ में आ जाए। और ये होता है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म। अब मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा मिटा के थोड़ा सेंटर की तरफ करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जो मैं जो करूंगा आपको वो समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये आपको मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, मान लीजिए, हालांकि है नहीं लेकिन मान लीजिए। अब इसको हम थोड़ा नामकरण कर देते हैं। ये मान लीजिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, कुछ एंगल्स बन जाएंगे। अब मान लीजिए यहां से एक लाइट उस पे इंसिडेंट किया गया, मान लीजिए ये वाला जो लाइट है, ऐसे एक लाइट इस पे गिरा और इस लाइट को हम क्या नाम दे देते हैं, ओ, और इस पॉइंट पे जहां पे टच किया वो दे देते हैं डी। और ओडी हमारा क्या है, यहाँ पे ओडी है हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। अब एज बिकॉज ये एयर से जा रहा है और ग्लास के अंदर घुसेगा तो क्या होगा, यहां पे बेंड होना चाहिए। अब कहां बेंड होगा,
नॉर्मल की ओर। अब इसका नॉर्मल कहाँ पे है बच्चों, तो ये बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल बनाएंगे। ये मान लीजिए ये उसका नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मान लीजिए ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया और इसको हम नाम दे देते हैं डी, और ये जो एंगल हमारा बना वो उसको नाम दे देते हैं I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1। अब यहां से क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, मतलब कुछ ऐसा बेंड होगा, कुछ ऐसा बेंड हुआ, और ये वाला जो नाम डी से लेके ई तक जो डीई है उसे हम बोलते हैं क्या, डीई जो हमारा है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ग्लास स्लैब में भी वही किए थे, जो अंदर वाला ग्लास के अंदर जो पार्ट था या जो रे का पार्ट था उसे हम रिफ्रैक्टेड रे ही बोलते थे। तो यहां पे क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट किया लाइट और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। अब ये जो एंगल हमें मिला ये हो गया मान लीजिए हमारा R1, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल 1। अब इधर से हम क्या करेंगे, देखिए एक्चुअल जो इसका पाथ है वो क्या होता, अगर ये लाइट बेंड ना होता तो कहां जाता, कैसे जाता, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये वाला, ये ऐसा एंगल जाता, मतलब यहां पे ये जो एंगल बना है हमारा, ये जो एंगल बना है वो हम क्या करेंगे, ये कौन सा एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बाय ओडी, मतलब इसको नाम दे देते हैं डेल्टा 1। और ये डेल्टा 1 क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन बाय ओडी, या फिर जो इंसिडेंट लाइट है। अब देखिए, अब ये तो डायग्राम खत्म नहीं हुआ ना, अभी और भी आगे जाना है। अब मान लीजिए यहां से डेंसर टू रेयरर जाएगा, अब डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये वाला, ये हो गया उसका नॉर्मल, ठीक है। अब ये अगर नॉर्मल हो गया तो अवे फ्रॉम द, ये हमारा हो गया एंगल, ये मान लीजिए इसको R2 दे देते हैं, और बाहर जो एंगल निकलेगा वो कहाँ होगा, अवे, तो कुछ ऐसा। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम मान लेते हैं I2, ठीक है, ये हमारा एंगल I2 हो गया। अब अगर ये पाथ, ये जो गया है ये वाला, इस पाथ का हम पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं तो हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, इसको ज्वाइन कर दो। अब ये ज्वाइन करने के बाद ये जो हमें एंगल मिला, कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल मिला उसे हम नाम दे देंगे डेल्टा 2। और डेल्टा 2 क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन मेड बाय ई, और इसको मान लीजिए O डैश, ई ओ डैश। तो ई ओ डैश हमारा क्या हो गया, ये वाला तो रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और ये एमर्जेंट रे, ई ओ डैश हो गया हमारा एमर्जेंट रे। और जो डेल्टा 2 हमने लिखा वो डेल्टा 2 हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ई ओ डैश, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बन गया प्रिज्म का डायग्राम। अब इससे हमें कैलकुलेट करना क्या है, या फिर कितना, हमें क्या मेनली कैलकुलेट करना है कि जो टोटल रे हमने यहां से डाला था, जो रे हमने यहां से डाला था वो टोटल कितने एंगल से डिविएट किया, हमें वो निकालने की कोशिश करनी है। तो अगर वो निकालेंगे तो पहले ये हो गया डेल्टा 1, ये हो गया डेल्टा 2, मतलब यहां पे एक डेविएशन और यहां पे एक डेविएशन। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल एंगल ऑफ डेविएशन मिल ही जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए, जो ये वाला एंगल होगा इसको भी थोड़ा नाम दे देते हैं डीई, ये हो गया, मान लीजिए ओ भी दे दिया है, एबीसी भी हो गया है, इसको क्या नाम दे, जी दे देते हैं, ये मान लीजिए जी, ये मान लीजिए एच, जी एच जी ई। अब देखिए ये जो एंगल होगा, एंगल एच जी ई, ये हमारा किसके बराबर होगा, हमें पता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू
एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल GDE प्लस एंगल GED, ये दोनों एंगल, और ये दोनों एंगल क्या है, दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये हम लिखेंगे। अब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया। तो बच्चों अभी हम देखते हैं, ये देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया, डेल्टा 1। अब देखिए ये हमारा है I1, ये वाला जो एंगल है ये हो गया I1, ये हो गया R1, तो डेल्टा 1 हमारा कितना होगा, देखिए ये हमारा टोटल एंगल है, इसमें से अगर मैं ये हटा देता हूं तो मुझे ये डेल्टा 1 मिल जाएगा। तो मतलब अब देखिए ये नॉर्मल है हमारा, अब अगर ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये टोटल एंगल होना चाहिए। तो अगर ये टोटल एंगल क्यों होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल इक्वल टू ये, तो डेल्टा 1 हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 हमारा हो जाएगा I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। अब देखिए ये डेल्टा 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 2 को भी वैसे ही डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, ये हमें मिल जाएगा। अब अगर हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू इस वाले वैल्यू में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल HGE इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ये बनेगा। अब अगर हम इसको I को एक साथ और R को एक साथ रखना चाहें तो इसको थोड़ा हम ऐसे रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने पे ये क्या मिलेगा हमें, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, ये हमें मिल जाएगा। और ये जो चीज हमें मिला ये क्या है, एंगल HGE, और HGE जो है वो किसके बराबर है, HGE जो ये है ये वाला एंगल डेल्टा के बराबर है, और ये डेल्टा क्या है, जो एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म। तो डेल्टा हमारा कितना हो गया, हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये हमारे पास एक एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला निकल के आया। और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को डिनोट किया जाता है डेल्टा से, ठीक है। तो होपफुली आपको ये डेल्टा का एक फॉर्मूला समझ में आया होगा। अभी हम और थोड़ा फर्दर आगे चलते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है हम उसको और अच्छे से समझ लें। देखिए अब इधर अगर हम देखें, ये सब मैं थोड़ा मिटा रहा हूं ताकि मैं इधर लिख सकूं और आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है, या फिर इसको अगर हम और नाम दे दें N A D N E, इन क्वाड्रिलेटरल ADNE, ADNE ये है। अब इसमें ये जो एंगल है, ये जो टोटल एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है, तो ये टोटल हमारा 90 डिग्री, मतलब एंगल ADN इक्वल टू एंगल AEN इक्वल टू 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। अब देखिए हमें क्या पता है, तो ये दोनों, ये प्लस ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल DAE प्लस DNE, एंगल DNE इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है जो DAE हम उसे क्या बोलते हैं, एंगल A, मतलब DNE इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, 180 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर एंगल A। एंगल A तो नहीं लिखेंगे हम, A ही बस लिखेंगे क्योंकि उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। DNE इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री।
अब देखिए ये वाला जो एंगल है DNE इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DNE क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, एंगल DNE हमारा कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ये हो जाएगा बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए DNE का वैल्यू ये भी है और DNE का वैल्यू ये भी है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर 180 माइनस A इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो 180 गेट्स कैंसल्ड, माइनस माइनस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड, तो A मुझे कितना मिल गया, R1 प्लस R2। ये भी एक फॉर्मूला निकल के आया। तो एंगल प्रिज्म A, एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी कितना होगा, R1 प्लस R2 के बराबर। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया। अब देखिए यहाँ पे जो डेल्टा हमने निकाला हुआ था, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब इस R1 प्लस R2 के जगह पे हम A का वैल्यू डाल सकते हैं। तो देयरफॉर इसको थोड़ा हटा देता हूं, Therefore, delta will be equal to I1 plus I2 minus एंगल A या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये निकलेगा क्योंकि मैंने R1 प्लस R2 के जगह पे A का वैल्यू डाल दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, माइनस है। तो I1 प्लस I2 ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और अगर हम I1 प्लस I2 भी निकाल लें तो I1 प्लस I2 हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस एंगल है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो प्रिज्म में हमारे पास 1 2 3 4 फॉर्मूला निकल के आ जाता है और हमने बकायदा प्रूफ भी कर लिया कि कैसे इसमें एंगल या फिर एंगल ऑफ डेविएशन के रिलेटेड हम कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसको थोड़ा देखते हैं प्रिज्म में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो डिपेंड करता है। तो पहला चीज जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो उसके लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने एक ग्राफ या फिर एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से एक ग्राफ हमें प्लॉट करके दिया और ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है। क्या होता है, ये हमारा है एंगल ऑफ डेविएशन वाला y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हम अगर और बढ़ाए, मतलब इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाते चले गए तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब जो डेविएशन होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट जहां पे ये हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, सबसे कम डेविएशन होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। और ये डेल्टा मिनिमम क्या है, सबसे इस जगह पे सबसे कम से कम क्या होता है, डेविएशन होता है। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, देखिए डेल्टा मिनिमम तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा मिनिमम तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये एक प्रिज्म है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब हमें कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब अगर स्ट्रेट लाइन मिला, यहाँ पे हमारा डेल्टा कुछ होगा ही नहीं, मतलब मिनिमम सबसे कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है,
हमारा R भी इक्वल हो जाता है, मतलब R1 और R2 भी इक्वल हो जाते हैं। तो R1 और R2 अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमें जो सबसे मिनिमम डेविएशन मिलेगा वो होगा क्या, डेल्टा मिनिमम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। जब ये हो जाए तब हमारा जो एंगल बनता है या फिर एंगल ऑफ डेविएशन बनता है वो सबसे मिनिमम होगा। अब मिनिमम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला इक्वेशन निकल के आता है जो कि है डेल्टा का, हमने अभी निकाला था, डेल्टा इक्वल टू क्या होता था, I1 प्लस I2 माइनस है। अब ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2I1 मान लीजिए, 2I1, I1 प्लस I1 भी लिख सकते हैं ना, तो क्योंकि दोनों इक्वल है। तो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, 2I1 माइनस ए। यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसका ये फॉर्मूला निकल के आता है, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I1 माइनस ए। तो ये था हमारा, और इस ग्राफ, ये थोड़ा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ से हम ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूले से, ताकि हम अपना जो क्वेश्चन बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी उसके बाद पहला फैक्टर तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरे क्या फैक्टर्स हैं, दूसरा जो फैक्टर्स है डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। अब यहां पे जो दूसरा चीज है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। हाँ, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब RI आपका जितना ज्यादा, डेविएशन आपका भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिरर का अच्छा है या फिर जो ग्लास का अच्छा है, जितना अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब जो तीसरा फैक्टर है और किस पे डिपेंड करता है, जो तीसरा फैक्टर है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। अब एंगल ऑफ प्रिज्म आपने देखा होगा, जो मैंने ए करके डिनोट किया था उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इस पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जो चौथा चीज आता है, चौथा चीज किस पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट, या फिर हाँ कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। तो क्या अभी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कलर ऑफ लाइट पे। अब कलर ऑफ लाइट में क्या होता है, हमें पता है जो वायलेट लाइट होता है वो ज्यादा बेंड करता है, और क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो वो ज्यादा बेंड करता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वेवलेंथ भी ज्यादा होगा, तो फॉर वायलेट लाइट ज्यादा होगा। तो डेल्टा वायलेट मतलब डेविएशन फॉर वायलेट विल बी ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड, मतलब जिसका ज्यादा वेवलेंथ वो ज्यादा डेविएट करेगा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिसपे आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करते हैं। और अभी हमने जो देखा प्रिज्म के रिलेटेड या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, वो हमने बड़े बारीकी से समझा। अब उसमें पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बोला था कि क्यों हम व्हाइट लाइट यूज नहीं करते। वो जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि देखिए, अब जो व्हाइट लाइट है वो कंपोज्ड है हमारे 7 कलर से। अब अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। और एज बिकॉज वो स्प्लिट कर जाता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया या फिर जो हमने डेरिवेशन किया वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता। तो वो जो स्प्लिटिंग, सॉरी बच्चों, जो वो जो स्प्लिटिंग वाला सीन है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका इसके बाद वाला चैप्टर को छोड़ के बाद वाला चैप्टर है स्पेक्ट्रम। वहां पे हम इसको बड़े बारीकी से पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसा लगता है, या फिर आपको अगर कोई दिक्कत है आप मुझे वहां पे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।